नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में सब कुछ सामान्य होना एक बेहद खास बात होती है, लेकिन हमें उसका अंदाज़ा तब तक नहीं होता जब तक जीवन में परिस्थितियां या चीज़ें बिगड़ने नहीं लगती। तभी जो चीज़ें हैं या व्यक्ति है हमारे जीवन में, उनके महत्व का अंदाज़ा हमें होता है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो जब तक सब ठीक चलता है हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब कोई समस्या आती है या जटिलता आती है तब ये एहसास होता है कि हमारे शरीर के अंग कितने महत्वपूर्ण हैं और कितनी अहम भूमिका निभाते हैं हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। आज हम बात करेंगे गुर्दों की बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में। जब डॉक्टर ये कह दे कि आपके गुर्दे प्रभावित हो गए हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो गई है या गुर्दे कार्य करना बंद कर रहे हैं और अब आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता होगी, तो चिंता की बात हो जाती है। ऐसे में गुर्दों को सही रूप से और स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे बचाव किया जा सकता है क्रॉनिक किडनी डिजीज से, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। एक खास रिपोर्ट देखते हैं और दरअसल समझते हैं कि कौन से वो कारक हैं जो हमारे गुर्दों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी गुर्दा रोग, जिसमें बीमारी या किसी अन्य कारण से गुर्दे प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे समय के साथ कार्य करना बंद कर देते हैं। जीवन शैली से संबंधित कुछ कारक जैसे मोटापा, अनियंत्रित जीवन शैली, धूम्रपान करना व शारीरिक श्रम में कमी गुर्दे के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वहीं उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे रोग या दवाओं का अधिक सेवन करने से धीरे धीरे गुर्दों पर असर पड़ता है, जो गुर्दे की लंबी बीमारी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज का कारण बन सकता है। गुर्दे या वृक्क शरीर को स्वच्छ रखते हैं। रक्त में से मूत्र बनाने का महत्वपूर्ण कार्य गुर्दों द्वारा किया जाता है। शरीर में रक्त में उपस्थित विजातीय और अनावश्यक पदार्थों को मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकालने का कार्य गुर्दे ही करते हैं। किसी कारणवश यदि एक गुर्दा कार्य करना बंद कर दे तो व्यक्ति का दूसरा गुर्दा पूरा कार्यभार संभाल लेता है और शरीर को विषाक्त होने से बचाकर रखता है। लेकिन यदि व्यक्ति के दोनों गुर्दे प्रभावित हों और कार्य न करें तो ऐसी स्थिति में डायलिसिस की आवश्यकता होती है और व्यक्ति को गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। गुर्दे खराब होने की प्रारंभिक अवस्था में कोई भी लक्षण नजर नहीं आते और इसकी पहचान नहीं हो पाती। जल्द पहचान और सही इलाज से गुर्दे की बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। Life gives us many tests. The biggest lesson is keep the best and filter out the rest. जो हमारी किडनीज यानी गुर्दे हैं वो भी हमारे शरीर के लिए यही कार्य करते हैं। जो विषाक्त या हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको मूत्र के रूप में शरीर से बाहर करते हैं और शरीर की स्वच्छता को बना के रखते हैं। स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्व है। क्रॉनिक किडनी डिजीज से कैसे आप बच सकते हैं और अगर आपको ये समस्या हो रही है तो इसकी पहचान सही समय पर करना और सही इलाज करवाना कितना ज़रूरी है, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर हिमांशु शेखर महापात्रा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी फ्रॉम राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट। हमारे साथ हैं डॉक्टर वी सीनू, हेड सर्जरी एंड चीफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। गुर्दे की समस्याएं आजकल इतनी आम हो रही हैं और उसके लिए बहुत से ऐसे कारण हैं जिनको जो है हम दूर भी कर सकते हैं और इस समस्या से बचाव भी कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों से, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए 1800111234। इस नंबर पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही ईमेल के माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज दरअसल क्या समस्या है और क्यों होती है। सबसे पहले डॉक्टर हिमांशु शेखर महापात्रा, आपसे समझना चाहेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो क्रॉनिक किडनी डिजीज कितनी बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं, इंसिडेंस क्या है और चिंता का विषय क्यों बन जाती है? देखिए, क्रोनिक किडनी डिजीज अभी जितना हम दिखते हैं इतना बहुत ही ज़्यादा नीचे ही हम बिल्कुल देख नहीं पाते हैं। इसका एक मुख्य कारण है, ये डिजीज बाहर नहीं आता है जब तक किडनी खराब ना हो जाए 50 से 60%। खराब होने के बाद ही धीरे धीरे इसका क्रिएटिनिन बढ़ेगा, धीरे धीरे इसका सामान्य से पैर का सूजन और इसका भूख लगना ये धीरे धीरे कम होगा। इसलिए जो
डिजीज जो है दिखता नहीं है ज़्यादा, इसका इतना है। इसीलिए यही कारण है, आप देखेंगे तो फिर मतलब 1 से 10 से 1 लोगों को किडनी बीमारी है, क्योंकि जो इसका जो GFR किडनी जब कम हो जाती है तब उसको पता ही नहीं चलता है। 60% कम डैमेज हो जाती है तो भी पता नहीं चलता है। जी, तो बड़ी संख्या है अगर आंकड़ों में भी देखा जाए जो लोग किडनी की बीमारी से या लंबी बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर सीनू, जब किसी भी व्यक्ति को ये कहा जाता है कि भाई अब आपके गुर्दे फेल हो गए हैं और किडनी को ट्रांसप्लांट करने की या प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, तो जाहिर तौर पर बेहद चिंता और बहुत सा डर, कई सवाल मन में उठते हैं। कौन सी वो स्थिति होगी जिसमें किसी भी व्यक्ति को गुर्दे के प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता होती है? देखिए, जब भी हम किडनी फेल्यूर कहते हैं तो इसका मतलब है कि भी आपके दोनों गुर्दे खराब है, और इसको हम जो अगर साइंटिफिक टर्म में बोले तो इसको कहते हैं कि एंड स्टेज रीनल डिसीज। जी। और किडनी के आप जैसे किरण जी कह रहे थे कि भाई कि एक तो है कि फिल्टर द रेस्ट, जो आपके हानिकारक चीज पदार्थ है वो निकाल देती है। उसके अलावा किडनी की फंक्शन होती है कि भाई कि आपके जो हीमोग्लोबिन बनाने में वो आप मदद करती है, और आपकी कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म है उसमें मदद करती है। तो अगर किसी को भी किडनी फेल्यूर हो जाता है तो इलाज होते हैं कि भाई कि डायलिसिस कराओ या किडनी ट्रांसप्लांट कराओ। जी। तो अगर डायलिसिस करवाए तो हफ्ते में 3 या 2 बार करना पड़ता है, और लाइफ लॉन्ग करना पड़ता है। तो अगर किसी को भी किडनी फेल्यूर हो जाती है और उनकी हेल्थ अगर ठीक ठाक होती है, स्पेशली जो पेशेंट होते हैं जो जवान होते हैं, मतलब जिनकी उम्र 50-60 की होती है, तो हम स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करवा लो। क्योंकि लॉन्ग रन में, जैसे अगर आप लंबी दौर में देखें तो किडनी ट्रांसप्लांट के रिजल्ट डायलिसिस से अच्छे होते हैं, और किडनी ट्रांसप्लांट की कॉस्ट भी डायलिसिस से कम होता है। जी। डॉक्टर हिमांशु, जब बात आती है वो कारक जो हमारी किडनी के लिए, गुर्दों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, कौन से कारक आप देखते हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है और जो हमारे हाथ में है? क्योंकि बचाव अगर किया जाए तो ये जो सारी समस्या है शायद इतनी गंभीर नहीं होगी। देखिए, पहले तो इससे हमें जानना चाहिए जो कारण क्या है किडनी डैमेज का। जी। सबसे मुख्य कारण है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये दोनों सबसे बड़ा कारण है। इसकी बात हम देखेंगे तो पेशाब में इन्फेक्शन हो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कुछ इम्यूनोलॉजिकल कारण हो, नहीं तो कुछ पथरी का कारण हो, और कुछ कॉन्जेनिटल डिजीजेस कुछ होता है, बचपन से होता है, फैमिलियल होता है। यही कारण मुख्यतः कारण है जो किडनी डैमेज होती है। तो इससे अगर हम देखें तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों प्रिवेंटेबल डिजीजेस है। अगर हम डायबिटीज़ को ठीक से कंट्रोल करें और हाइपरटेंशन को ठीक से कंट्रोल करें और अर्ली डिजीज डिटेक्शन कर ले हम। अर्ली डिजीज हम कैसे करें? अगर पेशाब का जांच करें और क्रिएटिनिन जो करे और अल्ट्रासाउंड करें, अगर इसको करते रहेंगे, और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ये अगर हम जांच करते रहेंगे तो हम अर्ली डिजीज पिकअप करते रहेंगे, तभी हम किडनी का बचाव कर सकते हैं। तो शुगर कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, ये मुख्यतः कारण है। और रेगुलर यूरिन एग्जामिनेशन और क्रिएटिनिन जांच करना 40 साल जब हो गए तब ये बहुत ही बड़ा कारण है। दूसरा है हम खान पीन जो करते हैं, खान पीन का भी, जैसे आजकल बर्गर पिज़्ज़ा करके ओबेसिटी, मोटापा बढ़ा देते हैं। जब मोटापा बढ़ेगी तब किडनी डैमेज होगा। जाके ओवरएट हम दवाई ले लेते, थोड़ा सा दर्द हुआ, कुछ हुआ, खा लेते हैं। यहाँ मसल बिल्डिंग करके मसल मास बनाने के लिए स्टीरॉयड का साथ हम प्रोटीन एक्स्ट्रा खाते हैं, वो भी किडनी डैमेज करता है। जो चीज़ हमारा प्रिवेंटेबल चीज़ है। और हम पानी, एडिक्वेट पानी पीना जरूरी है। कोई भी अगर पानी ठीक से ना पिए, इसमें पथरी, स्टोन का पथरी का चांसेस है, यूरिनरी इन्फेक्शन का चांसेस है, और कंसंट्रेशन का यूरिन जब नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली इसका किडनी का ऊपर असर करेगा। ये एक्स्ट्रा कारण जो मैं कह रहा हूँ डायबिटीज और हाइपरटेंशन के अलावा। तो इसलिए दर्द का गोली ना खाए, ओवरएट जाके दवाई बिना डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन ना खाए, एंटीबायोटिक्स जाए इधर उधर एंटीबायोटिक्स ना खाए, अपने आप डॉक्टर का परामर्श करके खाना चाहिए। ये किडनी डिजीज का हम बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु, बहुत सारे लोग आजकल अपनी सेहत बनाने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, जहां पर उनको स्टेरॉइड्स और न जाने क्या क्या सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि मसल बिल्डिंग होगी और इंस्टेंट क्विक रिजल्ट्स नजर आएंगे। क्या इस तरह के उत्पादों का सेवन भी हमारी जो गुर्दे हैं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है? क्योंकि वो जनरेशन ऐसी होती है, या तो टीनेजर्स हैं या यंग एडल्ट्स हैं।
देखिए, एक्सरसाइज तो डेफिनेटली हर किसी को चाहिए, कोई भी आदमी नहीं एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक एरोबिक एक्सरसाइज ऐसे नहीं है मसल बनाने के लिए इमीडिएट, जो आपने जैसे बताया इमीडिएट रिजल्ट, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जिसको जितना चाहिए, प्रोटीन हमको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इसका प्रोटीन जितना परिमाण से चाहिए उतना परिमाण से खाइए। ओवर एक्स्ट्रा प्रोटीन, इसका साथ साथ स्टीरॉयड का साथ दवाई दे के खाना, ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। अगर खाएंगे, हमारे पास इतना मरीज आते हैं, पता नहीं चलता है, उनका क्रिएटिन बढ़ता है धीरे धीरे और वो दिखाते भी नहीं है, प्रोटीन खाते जाते, ये एक्सरसाइज करते जाते आते हैं किडनी डैमेज करके, तो ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। जी डॉक्टर सीनो, ये तो वो कारण हुए जो अधिकतर जो है वयस्कों में देखे जाते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। क्या बच्चों में भी गुर्दे खराब होने की समस्या होती है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता हो? उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? बिल्कुल किरण, की बच्चों में भी किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है जब उनके किडनी फेल हो जाते हैं, जब एंड स्टेज रीनल डिसीज़। लेकिन ये देखें तो अगर आप, जैसे डॉक्टर हिमांशु कह रहे थे कि एडल्ट्स में हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ कॉमन कॉजेस होते हैं जो गुर्दे फेल होने के, बच्चों में अक्सर होते हैं कि उनको कंजेनिटली अबनॉर्मेलिटीज़ होते हैं कि जब भी पैदाइशी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या यूरिन बाहर निकलने में, एक होती है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स, उसके वजह से होता है, या यूरिन बाहर निकलने के बजाय जो ऊपर अगर रिफ्लक्स होता है तो उसमें होता है, ये मुख्य कारण होते हैं। और इसके अलावा जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, जो इम्यूनोलॉजिकल रीज़न है, उसके वजह से होता है। तो बच्चों में भी एंड स्टेज रीनल डिसीज़ होता है और बच्चों में भी रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर छोटे बच्चे हैं तो हम, ये एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनको पहले देखते हैं। हम ऐसे देखते हैं कि भाई ये इतना बड़ा हो जाए कि ऑपरेशन सह सकें, तो जब भी उसका वेट 10 किलो से ज़्यादा हो जाता है तो हम चाहते हैं कि 10 किलो बढ़ जाए, तब ताकि हम किडनी ट्रांसप्लांट थोड़ा आसानी से कर सकें। जी, मैं यही जानना चाह रही थी कि क्या वो उम्र होगी या क्या क्राइटेरिया होगा जिसमें ट्रांसप्लांटेशन बच्चों के अवस्था में किया जा सकता है? डॉक्टर सीनू, जब आप किसी व्यक्ति का ट्रांसप्लांट की प्लानिंग करते हैं, क्या फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं? डोनर किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा और क्या पूरी प्रक्रिया रहती है ट्रांसप्लांटेशन तक पहुँचने की? जब भी किसी को एंड स्टेज रीनल डिसीज़ हो जाता है और किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, तो एक पूरी प्रोसीजर शुरू हो जाती है जिसमें जैसे किडनी होते हैं, आपको किडनी मतलब के अवेलेबिलिटी के सोर्स दो होते हैं। एक तो डिसीज़ डोनर होते हैं जो कोई भी वजह से ब्रेन डेड हो जाता है तो उनसे किडनी ले सकते हैं, एंड दूसरा होता है कि लाइव रिलेटेड कोई रिश्तेदार ने किडनी देते हैं। तो अगर आप भारत का आंकड़े देखें तो हमारे यहाँ लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट ज़्यादा होता है जब हम ये कंपेयर करते हैं कि वेस्ट से। वेस्ट में डिसीज़ डोनर ट्रांसप्लांट ज़्यादा होता है। तो जैसे लाइव रिलेटेड की बात चलती है तो पहली बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम ये देखते हैं कि भाई कि वो रिलेशन कंफर्म करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ भी ट्रांसप्लांट एक्ट है, उसके मुताबिक जो किडनी डोनेट कर सकते हैं वो होते हैं कि भाई फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, और आज के दिन में ग्रैंड पेरेंट्स भी और बच्चे भी दे सकते हैं किडनी। तो इसके बाद हम इनके कुछ टेस्ट करते हैं। पहली बात देखना है कि जो किडनी दे रहा है उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक होना चाहिए और एक गुर्दा निकालने से उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो देखना ज़रूरी होता है। उसके बाद काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड ग्रुप करते हैं कि HLA मैचिंग करते हैं, एक डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी की टेस्ट करते हैं और उनकी पूरी बॉडी की टेस्ट करते हैं, साइकियाट्री की असेसमेंट करवाते हैं और काफ़ी सारे चीज़ें। लेकिन घबराने वाली बात कोई नहीं है, ये सब बड़ी सिस्टमेटिकली हो जाते हैं। अब कोई भी अस्पताल जाए वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो ये टेस्ट बड़ी आम बात है। ये टेस्ट करने में 10, 15, 20 दिन लगते हैं, उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जी, फिलहाल एक कॉलर है गुरुग्राम से, जयपाली सिंह जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? Namaskar, good morning to you all. Ji, I have two questions. Right. One is regarding my granddaughter who is a teenager, and she is having stones in the kidney. Okay. Okay, we can see it in the ultrasound or whatever the doctor did it. So what I was wanting to know was, is it any sign or indication that the kidneys are already affected? And second question is regarding my husband. When we got the test urine RE done,
So there was proteinuria in that. Now, is there any other cause besides kidneys for the proteinuria? राइट, डॉक्टर हिमांशु। Thank you. हाँ, yes madam, thank you very much for your question. First question, stone. If stone is causing kidney damage or not? Definitely stone make kidney damage, but one-sided stone generally doesn't cause kidney damage. So, and you have to know that where is the stone, how is the, what is the size of the stone, what are the infection and any other problem is there. For that you have to do the urine examination, serum creatinine. If you do those two tests, then you can know that kidney damage is already occurred or not. That is the first question. Second question is about the proteinuria. If proteinuria is there, definitely kidney is getting damaged. So, we have to see the what is the cause of the proteinuria. You have to find out the common cause in elderly is the definitely diabetes and hypertension, as I told. In other than that, if it is not there, then you have to find out the what is the cause. Please do a ultrasound, please do a creatinine, serum creatinine. Thereafter, you can find out the kidney damage is already happened or not. Then you have to go, if these two things are normal, then please, and proteinuria is still persisting, there may be some other causes of proteinuria. So, you have to consult a nephrologist. Thereafter, you have to find out the cause of, you have to find the cause of the kidney disease. राइट, डॉक्टर हिमांशु, आप ये बता रहे थे कि शुरुआती दौर में जब गुर्दे खराब होने शुरू होते हैं तो कोई लक्षण नहीं आते। Yes. कितना समय लगभग लगता है कि गुर्दों में लक्षण आए और वो लक्षण क्या होंगे? इससे जुड़ा एक सवाल भी है। मलय दत्ता जी हैं नवी मुंबई से, पूछ रहे हैं कि उनको बार बार रात को यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है, क्या इसका कारण गुर्दे से संबंधित हो सकता है या गुर्दे प्रभावित हो सकते हैं? हालांकि इन्होंने उम्र नहीं लिखी है। नहीं, उम्र तो लिखना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि क्यों रात को। फॉर एग्जाम्पल, अगर एल्डरली एज है तो इसका कारण कुछ अलग है, प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट का कारण कॉमन होती है। और जनरली किडनी डैमेज अगर होता है तो नॉक्चूरिया, हम इसको कहते हैं नॉक्चूरिया, मतलब रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, अगर ऐसे है तो किडनी डैमेज है। तो इसके लिए देखना पड़ेगा, इसका बिना सिर्फ रात को बार बार पेशाब उठना ये कहने से नहीं होगा, उसको उम्र और कुछ हमको पूछना पड़ेगा, इसके ही हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसे मतलब सिर्फ यही सिम्टम की वाइज हम किडनी बीमारी को जांच करना, वो करना, कहना मुश्किल है बीमारी क्या है। जी, आमतौर पर किस तरह के लक्षणों से शुरुआत हाँ, होती ये है? जो क्वेश्चन आपने पूछे थे, जे हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, देखिए किडनी डिजीज 3 तरह होती है जनरली। एक तो होता है एक्यूट किडनी डिजीज, एक तो होता है क्रोनिक किडनी डिजीज, एक होता है एक्यूट ऑन क्रोनिक। इट मीन्स मतलब एक्यूट मतलब कुछ भी नहीं था, ठीक ठाक था, पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन हुआ, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, लूज मोशन हुआ, किडनी बैठ गया, अचानक से हो गया, अचानक हो गया, उसको कहते हैं हम एक्यूट। ये जनरली रिकवर कर जाती है। और जनरली कोई पेशेंट को कुछ डायबिटीज़ है, वो कुछ भी कारण की वजह से इन्फेक्शन हो गया, नहीं तो कोई दवाई ले लिया, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, उस टाइम उसको किडनी डैमेज सडनली हुआ, वो ठीक हो जाती है, उसको कहते हैं हम एक्यूट किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज जो जिसका भी यूरिन में अबनॉर्मलिटी हो और इसका जो फंक्शन में 60% कम हो, वो 3 महीना तक रहे, उसको कहते हैं हम क्रोनिक किडनी डिजीज। तीसरा जो कहा मैंने वो एक्यूट और क्रोनिक किडनी डिजीज। इसका मतलब जिसका क्रोनिक डिजीज ऑलरेडी है, उसको पता नहीं है, लेकिन किसी भी कारण की वजह से उसका एक्यूट फैक्टर आ गया, मतलब इन्फेक्शन हो गया, दवाई खा लिया, प्रोटीन खा लिया एक्स्ट्रा, नहीं तो कुछ भी कारण के ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ गया, ये सडन उसी टाइम टेम्पररी फेज के लिए वो डैमेज हो जाती है, वो रिकवर कर लेगा फिर क्रोनिक किडनी डिजीज के लिए, उसको कहते हैं एक्यूट ऑन क्रोनिक किडनी डिजीज। सो ये जो सिम्टम आने में, क्रोनिक किडनी सिम्टम आने में टाइम लगता है, और मतलब अगर एटलीस्ट वो डिजीज कौन सा है इसके हिसाब से वो देखा जाए। कुछ डिजीजेस रैपिडली बढ़ जाएगी, उसको हम कहेंगे रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल डिजीज, और कुछ है धीरे धीरे बढ़ेगी, तो उसमें हमें पता नहीं चलेगा। और पहले तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन पैर में थोड़ा सा सूजन आएगा, मुंह से थोड़ा सा सूजन आएगा, फिर धीरे धीरे भूख लगना बंद कर लेगा, धीरे धीरे क्रोनिक एंड स्टेज तो पहुंच जाएगा, तभी जाकर हमको आएगा। जनरली हमारा ऊपड़ी में जितना सारे पेशेंट आते हैं स्टेज 4 नहीं तो स्टेज 5 में आते हैं, अर्ली स्टेज में जनरली नहीं आते। इसीलिए हम बार बार लोगों को कहते हैं जिसका 40 साल उम्र हो गया, जो हाई रिस्क पेशेंट है, हाई रिस्क मीन्स जिसका ब्लड प्रेशर है, जिसका फैमिली हिस्ट्री में फैमिली में किसी का भी कोई डिजीज है, जिसका पथरी है, जिसका घुटने का दर्द के लिए दवाई खाते रहते हैं, जिसका मोटापा है, ये सारे मरीज बिल्कुल हर 6 महीना में, हर 3 महीने में अपना पेशाब का जांच और क्रिएटिनिन जांच करना अनिवार्य है।
वो करना ही चाहिए, तभी जाके किडनी डिजीज प्रिवेंशन हो सकता है। मैं अभी ये बोला जो हर 10 लोगों से 1 लोगों को किडनी डैमेज होता है जो पता नहीं चलता है। जी, और ये संख्या काफ़ी बड़ी है, बिल्कुल, इसलिए लक्षण बिल्कुल। आने का इंतजार ना करें, रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस कराएं और अगर हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो समय समय पर जांच करवाना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल एक कॉलर है हरियाणा से, मिस्टर शर्मा है फोन लाइन पर। आपका बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। शर्मा जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? सवाल पूछिए। मैं मैडम अपने किडनी का स्टेटस जानना चाहता हूँ, कहाँ एम्स वगैरह में टेस्ट हो सकता है? व्हाट इज, मैं अपने किडनी का स्टेटस जानना चाहता हूँ, कौन कौन से टेस्ट मैं करा सकता हूँ? जी, क्या टेस्ट करवाना चाहिए डॉक्टर हिमांशु? हालांकि आपने जिक्र किया था, फिर हाँ, भी मैं एक बार अभी तो बता दें। बताया था जो एटलीस्ट यूरिन का जांच करें, जो यूरिन में प्रोटीन ना आए, यूरिन में आपका खून का आरबीसी ना आए, ये 2 चीज़ देखना है। और सीरम क्रिएटिनिन कहते बहुत ही छोटा टेस्ट होती है। और ये जो यूरिन का मैंने बताया वो अपना घर पे भी कर सकते हैं। एक ये आपने भी उस पिक्चर में दिखा रहे थे, जो एक स्टिक होती है, उस स्टिक से पता चल जाएगा कलर चेंजेस के हिसाब से इसका यूरिन में प्रोटीन है, आरबीसी है ना पस सेल है। तो ये सामान्य सी जांच है, किसी भी लैब से या आप बिल्कुल खुद ही घर पे भी कर सकते घर पे हैं। भी एक कर तो ये हुए, दूसरा है क्रिएटिनिन, तीसरा है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में किडनी का साइज, यूरेटर और ब्लैडर, ये तीनों चीजें देख लें। अगर ये ठीक ठाक है तो बिल्कुल ठीक है, सही है। जी, कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर हिमांशु, क्या क्रॉनिक किडनी डिजीज एक हेरिडिटरी या आनुवंशिक रोग है? कुछ क्रॉनिक किडनी डिजीज हेरिडिटरी होता है, लेकिन सारे कोई नहीं होती है। डॉक्टर वी सीनू, क्या ये समस्या सिर्फ वयस्कों को ही परेशान करती है, बच्चे इससे बिल्कुल सुरक्षित होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों में भी एंड स्टेज रीनल डिसीज होता है और बच्चों में भी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। किडनी डैमेज का खतरा सिर्फ उन लोगों को है डॉक्टर हिमांशु जो शराब का सेवन करते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। जो किडनी शराब ना भी करते हैं उनको भी किडनी डैमेज हो सकती है। इनमें से क्या किडनी के लिए खतरा साबित हो सकता है डॉक्टर सीनू? मधुमेह, उच्च रक्तचाप या दर्द निवारक दवाओं का अत्यधिक मात्रा में सेवन? वैसे तो ऑल द 3, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे मतलब दवाई खाए जिसकी आपको प्रिस्क्रिप्शन ना हो। जी डॉक्टर हिमांशु, क्या AKI यानी एक्यूट किडनी इंजरी को ट्रीट न किया जाए तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज में परिवर्तित हो जाएगी? शायद ट्रीटमेंट करे ना करे, कुछ 5 से 7% पेशेंट को एक्यूट किडनी डिजीज क्रोनिक जा सकते हैं, लेकिन एक्यूट किडनी डिजीज ट्रीट करे तो 95% रिकवरी कर लेगा। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा रह रहा है, सिर में दर्द होता है, तो क्या इसे माने कि उसके गुर्दे प्रभावित हो रहे हैं डॉक्टर सीनू? हो सकता है, इसीलिए किसी को भी सर दर्द वगैरह होता है तो जो नॉर्मल क्रोसिन से ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य है। डॉक्टर हिमांशु, क्या पैरों में सूजन रहना या चेहरे पर सूजन रहना गुर्दे के प्रभावित होने का लक्षण हो सकता है? बिल्कुल, ये पैरों में सूजन पहले कुछ किडनी का ग्लोमेरुलर डिजीज जो मुंह में सूजन शुरू होगा और बाद में पैर में होगा, लेकिन दोनों के लिए सूजन भी हो सकता है। एंड स्टेज रीनल डिजीज या गुर्दे फेल होने की स्थिति में क्या ट्रांसप्लांट करना अंतिम विकल्प है डॉक्टर सीनू? ट्रांसप्लांट भी, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, डायलिसिस भी हो सकता है, ट्रांसप्लांट भी, बट लंबी दौर में ट्रांसप्लांट के रिजल्ट बेटर होते हैं। जिन लोगों को गुर्दे प्रभावित होने का खतरा है, क्या ऐसे में जो अपना फ्लूइड इनटेक है, पानी का सेवन कम कर देना या नमक कम लेना सहायक सिद्ध हो सकता है डॉक्टर हिमांशु? देखिए, पानी का, नमक का, ये दोनों किडनी की डैमेज किसका कारण इसका ऊपर डिपेंड करता है। अर्ली स्टेज अगर है, हम पानी का रिस्ट्रिक्शन इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेट स्टेज है, यूरिन नहीं हो रहा है, इसमें बिल्कुल पानी का रिस्ट्रिक्शन चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर है, उसको नमक का रिस्ट्रिक्शन चाहिए। ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक का इतना रिस्ट्रिक्शन ना करने भी चलेगा। जी, जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, क्या अपेक्षाएं रखें? सक्सेस रेट कितना देखते हैं डॉक्टर सीनू? आज के दिन में किडनी ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है। जी डॉक्टर हिमांशु, अगर व्यक्ति को यूरिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है तो ये मान लें कि उसके गुर्दे ठीक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे भी नहीं कह सकते। यूरिन प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी गुर्दे का, जैसे मैंने बताया, जे पता ही नहीं चलता है किडनी का बीमारी जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे। ट्रांसप्लांट होने के बाद किन बातों का ख्याल ज़रूरी होगा जिससे किडनी रिजेक्शन का रिस्क ना हो डॉक्टर सीनू? एक तो है कि जो इम्यूनोसप्रेशन दवाई होती है वो रेगुलरली लेना चाहिए और डॉक्टर जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ वहाँ रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। जी,
डॉक्टर हिमांशु शेखर महापात्रा, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए कितना पानी पीना गुर्दों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए अच्छा है? आपको ये देखना है पेशाब का रंग सफ़ेद रहना है। जितने पे रहेगा 1.5-2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर गुर्दे मतलब पानी का रंग आपको सफ़ेद रहना है, पीला नहीं रखना है। तब तक आप पानी पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं है 5 लीटर 8 लीटर पिएंगे, अगर 3 लीटर में आपका पेशाब सफ़ेद रंग है उतना तक पीते रहिए। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे एक वाक्य में डॉक्टर सीनू? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो दवाई की कॉम्पोजिशन नहीं पता है और ओवर द काउंटर पेन मेडिसिन ना लें। जिनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ होता है तो रेगुलर यूरिन टेस्ट करवाइए। अगर कोई भी हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ को अगर सर में दर्द वगैरह हो जाता है जो ठीक नहीं होता है, फ़ौरन डॉक्टर को दिखा लीजिए। डॉक्टर हिमांशु, एक वाक्य में आपका संदेश। देखिए, हर कोई अगर 40 से 50 साल है उसका पेशाब का जांच करे, अपना क्रिएटिनिन करे हर 6-6 महीना में। ये नहीं समझे जे आपका किडनी सही है, जब तक आप जांच नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। जो हाई रिस्क है, घर पे कोई भी किडनी बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पथरी है और जोड़े में दर्द है, इनको तो बिल्कुल करना चाहिए। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर वी सुनू, डॉक्टर हिमांशु शेखर महापात्रा। गुर्दे के रोग से संबंधित आपने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और ये भी बता दिया है कि कैसे गुर्दों को बेहतर रखा जा सकता है। कहते हैं अक्सर जो चिंता की समस्या होती है, जीवन में जटिलताएं होती है, वो दस्तक देकर नहीं आती। तो इस बात का इंतजार ना करें कि आपको कोई लक्षण होगा तब आप विशेषज्ञ के पास जाएंगे। वो तमाम बातों का ध्यान रखें, सावधानी का ध्यान करें आप जीवन में, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे और लक्षण आने का इंतजार ना करें। जहां बात होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज की, जब तक लक्षण आते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि लगभग 70% गुर्दे जो है ऑलरेडी डैमेज हो चुके होते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, साथ ही जांच भी करवाते रहें, विशेषज्ञों से परामर्श लें तो गुर्दे भी स्वस्थ रहेंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।